नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इच्छाधारी नागिन का इंतकाम पार्ट 2। इस घटना के कुछ ही दिन बाद की बात है। महाराज, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? भानुमति गुप्तचर सूचना लाए हैं कि राजा अनंगपाल की सेना के साथ धान सिंह और मान सिंह पुनः चक्रधरपुर पर आक्रमण करने वाले हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है महाराज? पहले भी उन्होंने मुंह की खाई थी और अब भी पराजय ही उनके हाथ लगेगी। भानुमति, तब बात और थी और अब बात और है। मैं आपका मतलब नहीं समझी महाराज। भानुमति, उस समय हमारे साथ शिव भगवान के रुद्रगणों की सेना थी, इसलिए युद्ध में हमारी विजय हुई थी। इस बार हमारे पास केवल अपनी छोटी सी सेना है। महाराज, हौसले बुलंद हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता है। हिम्मत रखिए, इस युद्ध में पुनः आपकी विजय होगी और इस युद्ध में मैं भी आपके साथ रणभूमि में लड़ने जाऊंगी। भानुमति, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। 3 दिन पश्चात ही अनंगपाल की सेना ने चक्रधरपुर पर हमला कर दिया। महाराज, युद्ध भूमि में मैं अपने साथ माधवी को भी ले जाना चाहती हूँ। क्यों? महाराज, माधवी को मैं राजमहल में अकेली नहीं छोड़ना चाहती। यह युद्ध स्थल में मेरे साथ रहेगी तो मैं एकाग्रचित होकर युद्ध में भाग ले सकूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी भानुमति। तब माधवी को साथ लेकर भानुमति श्याम सिंह के साथ युद्ध भूमि की ओर चलती। माँ, धान सिंह और मान सिंह चाचा बार बार हमसे युद्ध क्यों करते हैं? बेटी, अभी तुम छोटी हो, इसलिए तुम इन बातों को अभी नहीं समझोगी। भानुमति और श्याम सिंह शत्रु की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। शाम तक युद्ध चलता रहा। न किसी की हार हुई न किसी की जीत। तभी मान सिंह, इस समय राजा श्याम सिंह का ध्यान दूसरी ओर है। क्यों न हम इस मौके का फायदा उठाएं और इसका वध कर दें। आप ठीक कह रहे हैं भैया, यह बहुत अच्छा अवसर है। तब धान सिंह ने कमान पर तीर चढ़ाया और निशाना साध कर तीर श्याम सिंह की ओर छोड़ दिया। श्याम सिंह, अब तेरी खैर नहीं है। दूसरे क्षण घायल होकर श्याम सिंह भूमि पर गिर पड़ा। आह! यह देखकर भानुमति व्यथित हो उठी। ओह, नाग घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा है, मुझे तुरंत उसके पास चलना चाहिए। फिर इससे पहले कि भानुमति श्याम सिंह के पास पहुंच पाती, कई घोड़े श्याम सिंह को रौंदते हुए उसके ऊपर से गुजर गए। आह! जब भानुमति श्याम सिंह के पास पहुंची, नाग, तुम ठीक तो हो ना? नागिन, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। ऐसा न कहो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और कौन है? भानुमति, मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम माधवी का ख्याल रखना और मेरे बाद युवराज चंद्रहास की खोज अवश्य करना। कहते कहते श्याम सिंह ने प्राण त्याग दिए। यह देखकर माधवी और भानुमति फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी! नाग, यह क्या अनर्थ हो गया? मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हारे हत्यारों से बदला अवश्य लूंगी। यही वह समय था जब धान सिंह और मान सिंह उनके पास आ धमके थे। भानुमति, उठो, खेल खत्म हो चुका है। धान सिंह की आवाज़ सुनकर भानुमति ने चेहरा ऊपर उठाया। हत्यारे, अपने भाई की हत्या करते हुए तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई? भानुमति, जंग में सब कुछ जायज़ है। मैं तुमसे बदला अवश्य लूंगी धान सिंह। ठीक है, बदला अवश्य लेना, लेकिन इस समय तो तुम हमारी बंदिनी हो। यह कहकर धान सिंह ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी। सैनिकों, भानुमति और माधवी को गिरफ्तार कर लो। सैनिकों ने तुरंत ही धान सिंह की आज्ञा का पालन किया और भानुमति और माधवी को गिरफ्तार कर लिया। माधवी और भानुमति को उसी समय चक्रधरपुर की कारागार में ले जाकर बंद कर दिया गया। आह, मैं कैसी अभागिन हूँ जो अपने पति का उचित प्रकार से अंतिम संस्कार भी न कर सकी। दूसरी ओर, अब युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है धान सिंह, बाजी हम जीत चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं अनंगपाल जी। तब युद्ध को रोक दिया गया और अनंगपाल ने विजयी होने की घोषणा कर दी। उसी शाम को राजा अनंगपाल ने धान सिंह को चक्रधरपुर का नया राजा बना दिया। दरबारियों व नगरवासियों, ध्यान से सुन लो, आज से राजा धान सिंह का राज ही इस देश पर चलेगा। धान सिंह जी तुम्हारे नए राजा हैं, इसलिए अब इनके कहने के अनुसार चलने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर तुम लोगों ने धान सिंह जी के विरुद्ध
कोई भी साजिश की तो हम एक एक को मौत के घाट उतार देंगे। अनंगपाल की बात सुनकर दरबार में भय व्याप्त हो गया। उस रात अनंगपाल ने धान सिंह और मान सिंह के साथ नृत्य गान की महफिल में भाग लिया। धान सिंह, अब तुम इस राज्य के राजा हो और भानुमति तुम्हारी कैद में है। अब तुम उससे विवाह कर सकते हो। राजन, हम कल ही कारागार में उससे मिलने जाएंगे। अब उसे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। दूसरे दिन ही घमंड में चूर धान सिंह भानुमति के पास पहुंचा। भानुमति, तेरी जिंदगी का फैसला अब मेरे हाथ में है। यदि तू मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए तो मैं तुझे जीवन दान देने को तैयार हूँ, वरना तू मौत को वरण करने के लिए तैयार हो जा। धान सिंह की बात सुनकर भानुमति सोच में पड़ गई। इस समय छल से काम लेने में ही भलाई है। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो यह मुझे मौत के घाट उतार देगा। तब ना तो मैं इससे नाग की मृत्यु का बदला ले पाऊंगी और न ही गुमशुदा चंद्रहास को ही खोज पाऊंगी। भानुमति किस सोच में पड़ गई? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। धान सिंह, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? पहली शर्त तो यह है कि तुम मेरी बेटी माधवी को मारोगे नहीं, और दूसरी शर्त यह है कि विवाह के समय तुम जो नए वस्त्र पहनोगे उन पर बटन मैं लगाऊंगी। यदि तुम्हें दोनों शर्तें मंजूर हों तो मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। ओ भानुमति, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? हमें तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। तब जाइए और जाकर विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। तब धान सिंह खुश होता हुआ अनंगपाल और मान सिंह के पास पहुंचा। अनंगपाल जी, भानुमति मुझसे विवाह करने को तैयार हो गई है। बधाई हो धान सिंह जी। राज्य के साथ साथ तुम्हें इस देश की रानी भी मिलने वाली है। अब हम तुम्हारा विवाह कराकर ही अपने राज्य वापस लौटेंगे। अब भानुमति और माधवी को कारागार से निकालकर राजमहल के भव्य कक्ष में ठहराया गया। माँ, क्या तुम वास्तव में धान सिंह चाचा के साथ विवाह करोगी? बेटी, क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं तो उसे विवाह का प्रलोभन देकर उससे बदला लेना चाहती हूँ। इस घटना के 2 दिन पश्चात राजा धान सिंह जी ने विवाह के समय पहने जाने वाले अपने वस्त्र भेजे हैं। आप इन पर बटन टांग दीजिए। ठीक है, तुम जाओ, हम इन पर बटन टांग देंगे। सेवक के जाने के पश्चात भानुमति वस्त्रों को अपने मुंह के पास लाई और वस्त्रों पर सांस छोड़ने लगी। तो माँ, तुम ये क्या कर रही हो? अपनी सांसें इन वस्त्रों पर क्यों छोड़ रही हो? बेटी माधवी, यह तो तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ के रूप में मैं एक नागिन हूँ, इसलिए मेरी सांसों में जहर भरा हुआ है। इन वस्त्रों पर मैं अपनी जहरीली सांसें छोड़ रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा माँ? विवाह के समय जब धूर्त धान सिंह इन वस्त्रों को पहनेगा तो इन वस्त्रों में व्याप्त जहर के प्रभाव के कारण वह तत्काल ही मर जाएगा। ओ माँ, धान सिंह चाचा को मारने का तुमने तो विचित्र ही उपाय सोचा है। वस्त्रों को जहर युक्त करने के पश्चात भानुमति ने उन पर बटन टांग दिए। तत्पश्चात उन्हें सेवक के हाथ धान सिंह के पास भेज दिया। दूसरे दिन ही भानुमति और धान सिंह के विवाह का भव्य आयोजन किया गया। धान सिंह भानुमति के द्वारा बटन लगाए गए वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से विवाह की वेदी पर बैठा। इसे कहते हैं किस्मत का धनी। भानुमति जैसी रूपसी मेरी पत्नी बनने वाली है। धान सिंह, आज तेरा अंतिम समय आ पहुंचा है। नए वस्त्रों को पहनकर तूने स्वयं ही अपनी मौत को गले लगाया है। राजपुरोहित ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। ओह, शरीर में भयंकर जलन सी हो रही है। तब मान सिंह ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ भैया? मान सिंह, अचानक ही मेरे शरीर में ज्वाला सी जलने लगी है। लगता है जैसे इस ज्वाला में मैं भस्म होकर रहूंगा। तत्काल ही धान सिंह का शरीर नीला पड़ गया। अचानक ही भैया को यह क्या हो गया है? फिर धान सिंह के मुंह से झाग निकलने लगी और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्या भैया मर गए? ओह, धान सिंह तो मर गए। मेरा बदला पूरा हुआ। उसी समय राजवैद्य को बुलवाया गया। राजवैद्य ने मृत धान सिंह का निरीक्षण किया। इनको तो किसी अत्यंत विषधर सर्प ने डसा है। इनकी मृत्यु तो कब की हो चुकी है। हाय भैया धान सिंह! धान सिंह के शव पर गिरकर मान सिंह फूट फूट कर रो पड़ा। धान सिंह का दाह संस्कार कर दिया गया। धान सिंह ने जैसा महाराज श्याम सिंह के साथ किया था उसका उसे वैसा ही फल मिला।
महाराज श्याम सिंह की आह धान सिंह को खा गई। इधर अनंगपाल ने मान सिंह को ढांढस बंधाया। मान सिंह, धान सिंह की मृत्यु पर तुम रोते क्यों हो? अब तुम इस राज्य के नए राजा हो और राजा को आंसू बहाना शोभा नहीं देता। क्या चक्रधरपुर का राजा अब मैं बनूंगा? हाँ, कल ही तुम्हारे राजा बनने की घोषणा सारे राज्य में कर दी जाएगी। ओह, यह तो वास्तव में मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मान सिंह, भानुमति पर भी अब तुम्हारा ही हक है। उसके पास जाओ और उसे अपने साथ विवाह करने के लिए राजी करो। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मान सिंह उसी समय भानुमति के कक्ष में पहुंचा। भानुमति, तुम धान सिंह की दुल्हन न बन सकी, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। ओह, तो यह पापी भी मुझसे विवाह करना चाहता है। भानुमति, लगे हाथों इस मान सिंह को भी मजा चखाना चाहिए। इसने भी मुझ पर बुरी दृष्टि डाली है। यह सोच उसने मान सिंह से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूँ, पर विवाह करने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? मुझसे विवाह करने से पहले तुम्हें ऐसी पालकी में सारे नगर का भ्रमण करना होगा जिसे 4 ऋषि ढो रहे हों। बड़ी विचित्र शर्त है। पालकी ढोने वाले 4 ऋषियों को मैं कहाँ से लाऊंगा? रत्नागिरी के जंगल में शांतन ऋषि का आश्रम है। वहां जाकर तुम 4 ऋषियों को इस कार्य के लिए राजी कर सकते हो। ठीक है, हम कल ही शांतन के आश्रम में जाएंगे। तब भानुमति ने मान सिंह से आगे कहा, मान सिंह, मैं आज ही शांतन ऋषि के आश्रम में जाकर विवाह करने के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ सैनिकों को साथ लेकर तुम शांतन ऋषि के आश्रम में जा सकती हो। भानुमति उसी समय रथ में बैठकर शांतन ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषिवर प्रणाम। इच्छाधारी नागिन, तुम और रानी के वेश में? यह एक लंबी कहानी है ऋषिवर। तब भानुमति ने सारी बातें विस्तार पूर्वक शांतन ऋषि को बताई। तत्पश्चात, ऋषिवर, मैं आपके पास सहायता पाने के उद्देश्य से आई हूँ। कहो, कैसी सहायता चाहिए? ऋषिवर, आपके आश्रम में दावा, नल, ज्वाला, परसा व रौद्र ऋषि रहते हैं। मैं उन चारों को अपनी योजना में शामिल करना चाहती हूँ। कल जब मान सिंह आपके आश्रम में आए तो उसके साथ इन चारों ऋषियों को भेज देना। फिर भानुमति ने अपनी सारी योजना शांतन ऋषि को बता दी। योजना सुनकर, भानुमति, तुम एक नागिन होकर हमसे एक भले कार्य के लिए सहायता मांग रही हो, इसलिए हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुम निश्चिंत होकर चक्रधरपुर चली जाओ। कल जब मान सिंह हमारे पास आएगा तो हम उसके साथ चारों ऋषियों को भेज देंगे। धन्यवाद ऋषिवर। फिर भानुमति सैनिकों के साथ चक्रधरपुर वापस लौट आई। दूसरे दिन मान सिंह शांतन ऋषि के पास पहुंचा। उसकी प्रार्थना पर शांतन ऋषि ने दावानल, ज्वाला, परसा व रौद्र ऋषि को उसके साथ भेज दिया। जैसे ही वे चक्रधरपुर की सीमा पर पहुंचा, ऋषियों, इसी पालकी को उठाकर तुम्हें सारे नगर का भ्रमण करना है। ठीक है, आप पालकी में बैठिए। अकड़ता हुआ मान सिंह पालकी में जा बैठा। तब चारों ऋषि पालकी उठाकर चक्रधरपुर की ओर चल पड़े। भानुमति कभी मेरी दुल्हन बनेगी, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। चारों ऋषि बहुत विद्वान तो थे ही, पर साथ ही साथ अत्यंत क्रोधी भी थे। उन्होंने कभी पालकी ढोने का काम तो किया नहीं था। उस पर वे धर्मात्मा भी थे। उनके पैरों के नीचे चींटी आदि कोई छोटा जीव आकर न मर जाए, इसलिए वे रास्ते में बहुत संभल कर चल रहे थे। ये ऋषि तो बड़ी धीमी गति से चल रहे हैं। मान सिंह बड़ा उतावला था कि वह पालकी की यात्रा करके कब भानुमति के पास पहुंचे और कब उससे विवाह की स्वीकृति ले। इसलिए उसने ऋषियों से कहा, आप लोग तो बड़े धीमे धीमे चल रहे हैं, जरा तेजी से चलिए। मान सिंह की बात सुनकर भी चारों ऋषि अपनी धीमी चाल से ही चलते रहे। यह देखकर मान सिंह ने झुंझलाते हुए उनसे कहा, सर्प 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 का मतलब है शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। यह सुनकर चारों ऋषियों ने गति थोड़ी तेज कर दी। तभी जल्दी पग बढ़ाने के कारण ज्वाला ऋषि को पत्थर की ठोकर लगी। आह! ज्वाला ऋषि क्रोधी तो थे ही। उन्होंने क्रोध में भरकर मान सिंह को श्राप दिया। दुष्ट, एक तो तू विद्वानों से पालकी ढुलवा कर उनका अपमान कर रहा है, ऊपर से बार बार तू हमसे सर्प सर्प कह रहा है। जा, तू ही सर्प हो जा। कहने की देर थी, मान सिंह तुरंत सर्प बन गया। ज्वाला ऋषि, आपने मुझे श्राप देकर अच्छा नहीं किया।
इतना कहकर सर्प रेंगता हुआ पालकी में से निकला और झाड़ियों में लोप हो गया। जब यह सूचना भानुमति को मिली, धान सिंह और मान सिंह से तो मैंने बदला ले लिया है, अब दुष्ट अनंगपाल को भी सबक सिखाना चाहिए। तब तलवार लेकर भानुमति अनंगपाल के कक्ष में जा धमकी। तुम? हाँ मैं। अनंगपाल, मान सिंह के हर्ष का तो तुझे पता चल ही गया होगा, अब तेरी बारी है। क्या बक रही हो? मैं बक नहीं रही हूँ अनंगपाल, तूने नीच धान सिंह और मान सिंह का साथ दिया था, इसलिए तू भी दंड का भागी है। कहते हुए भानुमति ने तलवार का वार अनंगपाल की गर्दन पर कर दिया। आह! अनंगपाल की गर्दन कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर तड़पने के पश्चात उसने प्राण त्याग दिए। तब हर्ष ध्वनि के साथ नगर वासियों ने भानुमति को राज सिंहासन पर बिठाया। आज से आप ही इस राज्य की राजमाता हैं। इस राज्य की बागडोर हम लोग आपको सौंपते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दूसरे ही दिन भानुमति रथ में बैठकर रत्नागिरी के जंगल में उस पेड़ के पास पहुंची, जिस पेड़ के नीचे इच्छाधारी नाग नागिन का बिल था। बिल में से उसने नाग की निर्जीव देह निकाली। नाग, तेरे हत्यारों से मैंने बदला ले लिया है। तब भानुमति ने नाग की चिता सजाई और भरी आंखों से उसकी चिता को अग्नि दिखाई। तत्पश्चात वह चक्रधरपुर वापस लौट आई। उधर सर्पबना मान सिंह क्रोध में भरा हुआ था। लगता है चारों ऋषि भानुमति से मिले हुए थे। मैं भानुमति और माधवी को किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ूंगा। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। जब राजकुमारी माधवी राजकीय उद्यान में घूम रही थी तो सर्प बने मान सिंह ने उसे डस लिया। आह! मेरा आधा प्रतिशोध तो पूरा हुआ, अब भानुमति की बारी है। फिर वह सर्प तत्काल ही वहां से चला गया। सर्प के विष से माधवी बेहोश हो गई। तब उसे भानुमति के पास ले जाया गया। माधवी, मेरी बच्ची, तुझे ये क्या हुआ? भानुमति बेहोश माधवी पर गिरकर रोने लगी। तभी प्रधानमंत्री ने वहां प्रवेश किया और उसे बताया, राजमाता, सुना है राज्य में एक सुप्रसिद्ध सपेरा भालचंद्र आया हुआ है। सांप के कांटे का वह बहुत अच्छा इलाज करना जानता है। प्रधानमंत्री जी, आप शीघ्र ही उस सपेरे को बुलवाइए। कुछ ही देर बाद भालचंद्र सपेरा भानुमति के सामने उपस्थित था। उसके साथ आए लड़के की ओर देखकर भानुमति चौंक पड़ी। अरे, इस लड़के के माथे पर तो अर्धचंद्राकार निशान बना हुआ है। कहीं यही तो खोया हुआ चंद्रहास नहीं है? पहले इस सपेरे से माधवी का इलाज करवाती हूँ, तत्पश्चात इस लड़के के बारे में सपेरे से पूछताछ करूंगी। भानुमति की आज्ञा पाकर भालचंद्र सपेरे ने अपनी बीन निकाली और उसे बजाना शुरू किया। सपेरे की बीन सुनकर सर्पबना मान सिंह लहराता हुआ वहां आया और बीन की धुन पर झूमने लगा। तब सपेरे ने बीन बजानी बंद कर दी और सर्प से कहा, तूने इस लड़की को डसा है, इसके शरीर में से अपना विष चूस ले, वरना मंत्रों के द्वारा मैं तुझे इसी समय भस्म कर दूंगा। ऐसा न करना सपेरे, मैं अभी माधवी के शरीर से जहर चूसता हूँ। कहकर सर्प ने माधवी के पैर में दांत गड़ा दिए और विष चूसना शुरू कर दिया। यह सर्प माधवी का नाम कैसे जानता है? सर्प ने माधवी के शरीर से सारा विष चूस लिया। तब माधवी ने आंखें खोल दी। तत्पश्चात भानुमति ने सर्प से कहा, सर्प, सच बताओ कि तुम कौन हो? भानुमति, मैं मान सिंह हूँ। ऋषियों के श्राप से मैं सर्प बन गया था। तब तुझ जैसे विषधर को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। भानुमति ने तलवार से सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तब भालचंद्र सपेरे ने भानुमति से कहा, राजमाता, मेरा इनाम? भालचंद्र, इनाम तो हम तुम्हें अवश्य देंगे, पर पहले सच सच यह बताओ कि तुम्हारे साथ जो यह लड़का है कौन है? ध्यान रहे, हमसे झूठ न बोलना, वरना तुम्हारा भी वही हर्ष होगा जो इस सर्प का हुआ है। यह सुनकर सपेरे की घिघी बंध गई। राजमाता, यह लड़का आज से 1 वर्ष पहले रत्नागिरी के जंगल में मुझे बेहोश पड़ा मिला था। तब मैं इसे उठाकर ले आया और इसको अपने पुत्र की तरह लालन पालन किया। ओह, तो यही लड़का युवराज चंद्रहास है। तब भानुमति सपेरे से बोली, भालचंद्र, यह लड़का हमारा खोया हुआ बेटा चंद्रहास है। 1 वर्ष पहले यह हमसे बिछुड़ गया था। यह सुनकर भालचंद्र हक्का बक्का रह गया। तब भानुमति ने भालचंद्र सपेरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। तत्पश्चात उसने माधवी से कहा,
बेटी, यह तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई चंद्रहास है। अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए मैं वापस रत्नागिरी के जंगल में लौट जाना चाहती हूँ। यह सुनकर माधवी ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ भानुमति के शरीर में आपने प्रवेश करके हमें नया जीवन दान दिया है। आपका साथी नाग तो अब इस दुनिया में नहीं है, अतः अब आप जंगल में वापस क्यों लौटना चाहती हैं? हम आपको ही अपनी माँ मानते हैं, इसलिए हमारे पास ही रहिए, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाइए। मेरे बच्चों, भानुमति ने माधवी और चंद्रहास को गले से लगा लिया। जल्दी ही उसने चंद्रहास को चक्रधरपुर का राजा घोषित कर दिया और स्वयं राजमाता बनकर उनके साथ रहने लगी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।